हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 मार्च 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं जो न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। दोगुनी का मतलब डबल हो गई है। अगर हम बात करें कि 2014-15 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वर्तमान मूल्य के लिहाज से दोगुनी हो गई है। अब हम अगर आंकड़ों पर आएँ तो 2014 और 15 में 86,647 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, जो अब यानी वर्तमान समय में वो बढ़कर हो गई है लगभग 1,72,000 रुपये हो गई है। और ये जो वृद्धि है वो एनएसओ द्वारा जारी की गई है, यानी कि ये जो पूरा डाटा है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया गया है। अगर हम बात करें इसमें आधार वर्ष क्या लिया गया है, तो इसमें आधार वर्ष लिया गया है 2011 के स्थिर मूल्य को पैमाना माने तो प्रति व्यक्ति आय में 35% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कोरोना का जो काल था उसके दौरान प्रति व्यक्ति आय में गिरावट भी आई थी, लेकिन 2021-22 और 2022-23 में इसमें स्थिति सुधरी और तेजी देखने को मिली। अगर हम बात करें इसमें जो 2014 से 19 के दौरान भारत की औसत प्रति व्यक्ति जो आय थी वो वृद्धि दर थी 5.6%। यह बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय गवर्नमेंट चेंज हुई थी और कई योजनाएं ऐसी लाई जा रही थी। यह बढ़ोतरी इस अवधि में स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिकी और सामाजिक क्षेत्र में सुधार देखा गया था। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था को हालांकि बुरी तरीके से प्रभावित किया, ये आप भी जानते हैं, और उसके बाद स्थिति में एक बार फिर सुधार आया और उन्होंने कहा कि यानी गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे देश के भीतर विकास में असमानता को ध्यान में रखना होगा और अगर हम संतुलित क्षेत्रीय विकास को तेज करते हैं तो यह ऊंची वृद्धि दर हासिल करने में सहायक होगा। अब मोदी गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए, गरीबों का जो जीवन है उसको आसान बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। आपको पता होगा अन्न तक मुफ्त दिया जा रहा है। सरकार यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि सभी योजनाओं का लाभ सीधे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे, यानी कि सीधे उनके अकाउंट में पहुंचे पैसा। अगर हम और इसमें अब हम डाटा की बात करें तो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। अब वह केवल अमेरिका जो पहले स्थान पर है, चाइना जो दूसरे स्थान पर है, जापान जो तीसरे स्थान पर है और जर्मनी जो चौथे स्थान पर है। उसके बाद इंडिया है 5वें स्थान पर। अगर हम एक दशक पहले यानी कि 10 साल पहले की बात करें तो भारत 11वें पायदान पर था जबकि ब्रिटेन 5वें पायदान पर था। अब हमने कितनी दूरी तय करी है ये आप देख सकते हैं, आंकड़े में पता चल गया है। तो इस हेडिंग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी आपको जानने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि विश्व में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पहला देश यानी बड़ा फर्स्ट कंट्री कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस देश में है, तो आपका राइट आंसर होगा कतर। फिर अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति इनकम वाला राज्य भारत में कौन सा है, तो आंसर होगा गोवा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है, तो बिहार। और विश्व में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 190 देशों में 122वें स्थान पर है। इसमें हम बहुत पीछे हैं अभी भी। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ 8 विपक्षी दलों का प्रधानमंत्री को पत्र। आपको पता होगा कि 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाले में। तो उनको पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, रागपा अध्यक्ष शरद पवार समेत 8 विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखा। पत्र में केंद्र सरकार जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है उसका आरोप विपक्ष द्वारा लगाया गया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो कार्रवाई है वो ऐसा लगता है जैसे कि बदले की भावना से की गई है। 26 फरवरी की जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने की नीयत से की गई है। और जिस तरीके से राज्यपाल
जो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है उसमें जो राज्यपाल राज्य सरकार के कामकाजों में दखल अंदाजी करते हैं वो भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो ऐसी बातें इस पूरे पत्र में लिखी गई हैं और पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रमुख हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस पर साइन किए हैं। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है कि नौसेना के पोत से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण। अब देखिए, भारतीय नौसेना ने रविवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का युद्धपोत संस्करण का अरब सागर में सफल परीक्षण किया है। कोलकाता से छोड़ी गई इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर एंड बूस्टर लगाया गया है, जो कि मेक इन इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है और ये मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम को आगे ले जाएगा। ये पूरा जो पूरा परीक्षण हुआ वो डीआरडीओ के तत्वाधान में हुआ, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया और यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करती है जिन्हें पनडुब्बी, युद्धपोतों, युद्धक विमानों या फिर जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसकी जो अगर हम स्पीड की बात करें तो उसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक है, यानी ध्वनि से भी 3 गुना ज़्यादा उसकी स्पीड है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के युद्धपोत रोधी संस्करण का पिछला सफल परीक्षण अप्रैल में किया गया था और कुछ विदेशी देशों ने इसकी खरीदारी में भी इंटरेस्ट दिखाया है। जैसे फिलीपींस के साथ इंडिया ने 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का सौदा किया है। तो ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाली न्यूज़ है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि खेल मैदान के बिना नहीं हो सकता कोई स्कूल। ये एक केस चल रहा था हरियाणा और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के पक्ष में ये फैसला दिया है, क्योंकि इनकी जो स्कूल की ज़मीन है वो हथिया ली गई थी, वो प्लेग्राउंड था बच्चों के लिए। उसके बाद ये फैसला जब हाई कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो स्कूल हार गया था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट यानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और उन्होंने बोला भी कि किसी भी स्कूल में खेल मैदान होना आवश्यक है। खेल मैदान के बिना कोई भी स्कूल नहीं हो सकता है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे पर्यावरण माहौल के हकदार हैं। यह तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर में एक स्कूल के खेल के मैदान के लिए आरक्षित जमीन पर अनधिकृत कब्जे को लेकर की है। इसी के साथ शीर्ष कोर्ट ने जमीन खाली कर स्कूल को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस अवधि में अवैध कब्जेदार जमीन खाली कर नहीं सौंपते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके कब्जा हटाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कहीं पर भी स्कूल हो प्लेग्राउंड होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें प्लेग्राउंड तो होता ही होता था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अदानी के शेयर खरीदने वाले मॉरिशस फंडों की जांच क्यों नहीं है। रघुराम जी राजन जो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सवाल उठाया कि पूंजी नियामक सेबी, आपको पता होगा कि सेबी जो है वो जिस तरीके से आरबीआई बैंकों की मॉनिटरिंग करती है, उसी तरीके से सेबी जो है वो म्यूचुअल फंड्स की मॉनिटरिंग करती है या फिर जो वित्तीय संस्थान होते हैं, एनबीएफसी होता है, उन सब की मॉनिटरिंग करता है। तो इसमें नियामक सेबी ने अभी तक अदानी समूह के निवेश और शेयरों की खरीदारी करने वाले मॉरिशस के 4 फंडों के स्वामित्व की तह तक जाकर जांच क्यों नहीं की गई है। इन चारों फंडों ने अपने कुल 6.9 अरब डॉलर निवेश का 90% अदानी समूह की कंपनियों में ही निवेश किया हुआ है। उन्होंने कहा कि क्या सेबी को इसके लिए जांच एजेंसी की मदद की आवश्यकता है। मॉरिशस की 4 फंड हाउस एलरा, इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड, क्रेस्टा फंड, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड पिछले 2-3 वर्षों से चर्चा में हैं।
इन फंड हाउसेस पर कथित रूप से अदानी समूह की सेल कंपनी होने का आरोप है। इसी वर्ष जनवरी में अमेरिका की वित्तीय शोध फर्म हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर यह चारों फंड हाउस चर्चा में बने हैं। हालांकि अदानी समूह ने हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। राजन का कहना है कि असल मुद्दा सरकार और कारोबारियों के बीच गैर पारदर्शी संबंधों में कमी लाना है। नेक्स्ट न्यूज है कि मोदी के कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। ये स्टेटमेंट दिया है वेदांत पटेल ने। वेदांत पटेल कौन है? अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख उप प्रवक्ता हैं ये वेदांत पटेल। उन्होंने बोला है कि अमेरिका भारत संबंध सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत से क्षेत्रों में भारत अहम साझेदार भी है अमेरिका का, और भारत ने अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं। अहमदाबाद में जन्मे पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में भी भारत और अमेरिका अहम साझेदार रहे हैं। इतने गहरे संबंध प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि भारत अमेरिका विश्व की दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। भारत का G20 की अध्यक्षता को लेकर महत्वाकांक्षी एजेंडा है। अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि रूस को अत्यधिक लाभ नहीं हो, ताकि वह इस जो युद्ध है उस पर जीत हासिल कर सके। उन्होंने पूरा जो फिर अपना मोटिव था यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, उसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। %68 देशों में प्राथमिक स्कूलों में यौन शिक्षा अनिवार्य। यूनेस्को, देखिए यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के नाम से आया है कि यौन शिक्षा को लेकर केवल 39% देशों में एक राष्ट्रीय नीति है, जबकि केवल 20% देशों में इसे लेकर कोई कानून है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्राथमिक स्कूलों में यौन शिक्षा 68% देशों में अनिवार्य है, जबकि माध्यमिक में 76% देशों में यह अनिवार्य है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 10 से अधिक देशों ने लैंगिक भूमिका, यौन और घरेलू अत्याचार और लैंगिक हिंसा को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल किया है। लैंगिकता के सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और ज्ञान संबंधी पहलुओं को समग्र यौन शिक्षा के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से, जिसमें हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि फरवरी में रूस से कच्चे तेल का रिकॉर्ड आयात किया गया है। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात फरवरी में बढ़कर रिकॉर्ड 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। यह आंकड़ा परंपरागत आपूर्तिकर्ताओं इराक और सऊदी अरब के संयुक्त तेल आयात से भी अधिक है। तेल के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली संस्था वर्टेक्सा ने बताया कि पिछले माह भारत के कुल तेल आयात में रूस की 1/3 हिस्सेदारी रही है और वह लगातार 5वें महीने भारत को कच्चे तेल का इकलौता सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। देखिए, जो रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, यानी कि फरवरी 2022 से युद्ध शुरू होने से पहले तक भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम होती थी। हालांकि पिछले महीने फरवरी में यह 35% बढ़कर 16.20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। रूस से भारत का आयात बढ़ने का असर सऊदी अरब और अमेरिका में होने वाले तेल आयात पर पड़ा है। फिर यहाँ पर एक न्यूज़ है कि स्टाइलिश पंखा बचाएगा बिजली और बढ़ाएगा बचत, क्योंकि अब जो जितने भी फैन होंगे, आपके पंखे होंगे, उसमें भी रेटिंग होगा, स्टार रेटिंग होती है। जैसे एसी हम लेते हैं तो 5 स्टार लेते हैं, मतलब 1 स्टार ज़्यादा बिजली खाता है, 2 स्टार उससे कम, 3 स्टार उससे कम, इस तरीके से 5 स्टार जो होंगे उससे बिजली की बचत होगी और गुणवत्ता भी सुधरेगी। तो ये न्यूज़ है, कोई खास नहीं है। इस न्यूज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नवंबर या अक्टूबर में जब ये रूल आया था तब डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जीडीपी में गृहिणियों का 23 लाख करोड़ का योगदान। देखिए, अमूमन माना जाता है कि घरों में रहकर खाना पकाने से लेकर बच्चों की देखभाल करने वाली गृहिणियां अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं देती हैं, लेकिन असलियत ऐसा नहीं है। यह घरेलू महिलाएं भी जीडीपी में अपना योगदान देती हैं। उनका योगदान थोड़ा बहुत नहीं बल्कि सालाना 22.7 लाख करोड़ रुपए का है,
जो देश की कुल जीडीपी का 7.5% होता है। एसबीआई इको रैप में यह जानकारी दी गई है। बड़ी बात यह है कि इस योगदान में ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी शहरी महिलाओं से अधिक है। एसबीआई ने इको रैप रिपोर्ट तैयार करने में सरकार की राष्ट्रीय सेवा योजना के आंकड़ों को आधार बनाया है। आंकड़ों के अनुसार असंवैधानिक रूप से काम करने वाली घरेलू महिलाएं रोजाना 7.2 घंटे घरों में काम करती हैं। इनमें घर के विभिन्न कामकाज के साथ परिवार के सदस्यों की देखभाल भी शामिल है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है और रिपोर्ट शहरी इलाकों में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं की संख्या 13.2 करोड़ तो ग्रामीण इलाकों में 28.7 करोड़ बताई गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चीन ने 224 अरब डॉलर का रक्षा बजट घोषित किया। कल हमने न्यूज में देखा था, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा चीन रक्षा बजट देता है। 7.2% की वृद्धि की गई है। इसमें भारत की तुलना में 3 गुना ज्यादा रक्षा बजट है चाइना का। चाइना ने वर्ष 2023-24 के लिए अपना रक्षा बजट सार्वजनिक कर दिया है। पिछले वर्ष के रक्षा बजट से 7.2% की बढ़ोतरी कर चालू वर्ष में 224 अरब डॉलर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। चीन ने 2022 में अपने रक्षा बजट में 7.1% की बढ़ोतरी की थी। माना जाता है कि चीन अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए घोषित रक्षा बजट से ज्यादा खर्च करता है। जो घोषित बजट है वो भारत के रक्षा बजट से 3 गुना ज्यादा है। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने प्रधानमंत्री ली क़ियांग ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस खर्च से सेनाओं को अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। चीन पिछले कई वर्षों से अपनी सेनाओं की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने का कार्य कर रहा है। चीन अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 2027 तक पूरी तरह से तैयार करने में लगा है। चीन का लक्ष्य अपनी सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना बनाना है। इसके लिए चीन सेना के प्रशिक्षण और लड़ने की क्षमता बढ़ाने पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसके अतिरिक्त तकनीक रूप से भी उसे सुदृढ़ बनाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि खुले समुद्र में जैव विविधता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में सहमति। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश खुले समुद्र में जैव विविधता की रक्षा के लिए संधि पर सहमत हुए हैं। न्यूयॉर्क में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस वार्ता में शामिल हुए। 2 सप्ताह तक चली वार्ता के बाद सदस्य देशों के बीच संधि को लेकर सहमति बनी है और इस संधि के लिए कई वर्षों से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। यह संधि वर्ष 2030 तक विश्व के 30% महासागरीय क्षेत्रों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के संकल्प के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। तो ये आज का 6 मार्च 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।